अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ ईडलवाइज एएमसी के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। उनसे पूछ लेते हैं मार्केट इस समय क्यों इतना परेशान है। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स पेन ना दिखा रहा हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तो पेन है। पिछले एक महीने में काफी पेन है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर मतलब मिड कैप इनमें सब में काफी पेन है, और निफ्टी भी ऊपरी लेवल से काफी हल्का हुआ है। आपका क्या व्यू है, क्या परेशान कर रहा है मार्केट को? तो मेरे हिसाब से ये हम कुछ दिनों से कह रहे हैं कि ये साल का जो थीम है वो है रिसेशन बिफोर रिबाउंड। हमारे हिसाब से उसका कारण ये है कि पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट ग्लोबली 400 से 450 बेसिस पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप हुआ है। दिस इज ड्रिवन बाय इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो ग्लोबली हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग तरीके से। अब इसका जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है वो जनरली इनको 6 से 9 महीने लगते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स में इंपैक्ट करने, जो कि अभी से शुरू होके शायद मिडिल ऑफ द ईयर या पहले 6-9 महीने साल के इंपैक्ट करें। इसका दारोमदार हमको थोड़ा सा ये रिसेंट रिजल्ट सीजन में देखने को मिला, और मेरे हिसाब से अगले रिजल्ट सीजन में शायद थोड़ा और देखने को मिला। सो ये जो एक फंडामेंटल सॉफ्ट पैच कह लीजिए या फिर थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस ऑफ ग्रोथ रेट्स है, ये मार्केट को थोड़ा बॉदर कर रही है कि ये कितने हद तक नेगेटिव हो सकता है। एक वो, दूसरा, साल के शुरुआत के बनिस्बत अभी लोगों को लगता है कि जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो इतनी आसानी से कूल ऑफ नहीं कर रहा है जितना कि करना चाहिए था। इसका मतलब ये कि रेट्स ऊपर जाने के आसार ज्यादा है जो एक्सपेक्टेशन था 6 महीने और 2-3 महीने पहले उसके बनिस्बत। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट को थोड़ी चिंता ये है कि अगर रेट्स बढ़े और अर्निंग्स में थोड़ा बहुत सॉफ्ट पैच देखने लगे ग्लोबल, नॉट जस्ट इन इंडिया, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। इसलिए थोड़ा मार्केट वॉरेड है। अच्छा प्रदीप जी, आज यकीन मानिए जब मैं सुबह न्यूज पेपर पढ़ रहा था, एक चीज मेरे को शायद एक इमर्जिंग रिस्क और नजर आ रहा है, या फिर जो शायद बन सकती है। यूरोप जो कि पहले ही अगर आप देखें कमोडिटी क्राइसिस से जूझ रहा था और वहां इन्फ्लेशन काफी हाई थे, यूरोप में वाटर रिजर्व्स एम्प्टी हैं ऑलमोस्ट। फ्रांस, इटली, बहुत बुरी परिस्थिति है यहाँ पर। आपका टेक इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अमूमन अगर आप देखें मार्च तक आते आते शायद हम एग्री स्टॉक्स को, एफएमसीजी को चेज करने लगते हैं। क्या ये एक इमर्जिंग इशू होगा अगले 1-2 महीने में, और जिस प्रकार की हीट वेव चल रही है उसको देखते हुए? इसका मैं आपको एक लीड इंडिकेटर ये दूंगा कि अगर आप एल नीनो के प्रोग्रेस को स्टडी करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तरफ जा रहा है। अभी बहुत जल्दी है, इसमें कंक्लूड अभी नहीं कर सकते। ये अगले 1-2 महीने में ही मालूम पड़ेगा कि ये कितना नेगेटिव हो सकता है, बट इस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए थोड़ा गर्मी ज्यादा हो, वाटर रिजर्व्स कम हो, और उसके बाद अगर रेनफॉल कम आए, तो हमारी जो पोटेंट रूरल रिकवरी की थीम है उसको शायद थोड़ा बहुत समय लगे होने में। ये तो मार्केट की चिंताएं हैं जो, बट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारी नियर टर्म चिंताएं, इसमें अगर हम उलझ के रह जाएंगे तो शायद बिग पिक्चर मिस कर जाएंगे। और बिग पिक्चर तो ये है कि पिछले 10-15 साल के कंपैरिजन में जो कैपेक्स हो रहा है, होने की उम्मीद है अगले 12 से 18 से 24 महीने में, और अगर स्टेबल गवर्नमेंट आ गई तो उसके अगले 2 साल में वो इतना कैपेक्स हमने पिछले 10-15 साल में कभी नहीं देखा। और अगर ऐसा हुआ तो सर्टेन सेगमेंट ऑफ लिस्टेड मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा, और उसके जो चुनिंदे शेयर्स हैं वो शायद थोड़ा और बेहतर करें। ये जो एक थीम है, साथ में पिछले 10-15 साल के हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर, उसमें जो क्या बोलते हैं रेरा आने के बाद से जो एक कंसोलिडेशन हुआ, काफी नेगेटिविटी देखने को मिला, वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि रेसिडेंट इन्वेंट्री नहीं है सिस्टम में। वो एक मीडियम टर्म पॉजिटिव है। और तीसरा, ये जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस है और जो कुछ पीएलआई स्कीम्स, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स है, इनको ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड्स है ना, ये इंडिया के केस में बहुत स्ट्रांग है। तो ये छोटे मोटे नीचे या पहले आगे जो 3-6 महीने में जो आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, इसको यूज करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले सम ऑफ द लॉन्ग टर्म थीम्स, ऐसा मेरा मानना है। ओके, आपने मैन्युफैक्चरिंग पे बात करी यहाँ पे प्रदीप जी। अच्छा, एक और चीज, मोर और लेस अगर आप मैं इस प्राइस को रीड करूँ प्रदीप जी, तो ये लग रहा है कि वर्ष 2023 एक बाइंग का अगर आप देखें मतलब एक्यूमुलेट करने का साल है।
इस साल आप रुकिए, रिवॉर्ड अगले साल शायद आपको मिले। आपने भी बात की कैपेक्स की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जोर दिया गया है उस पर पूछे मत। रोड के लिए आप देखिए आवंटन लगभग 2.71 ट्रिलियन रहा है इस बार। आप इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कैसे रीड करना है इस वक्त, और क्या वहां पर भी थोड़ा सा कमिटमेंट बढ़ाना चाहिए इस वक्त? मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड सेक्टर्स में कहूंगा, जिसमें इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, ये सारे आ जाते हैं। इन सब में पिछले 10-15 साल के कंपैरिजन में इतनी तेजी देखने इनको खुद को देखने को नहीं मिली जितनी अभी उनको देख रही है। तो ये शायद डिमांड अगर ये ठीक से हो जाए अगले 2-3 साल में, तो शायद ये कंपनीज को भी सरप्राइज कर जाए, इन्वेस्टर्स को तो करेगी। इसलिए मेरे को लगता है कि रोड, जो आपने नाम लिया, रोड, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ये सब एरिया में डेफिनेटली देखना चाहिए फ्रॉम पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन आइडिया स्टैंड पॉइंट, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ये अभी भी अंडर इंडेक्स्ड है। इसको ऊपर जाने की कम से कम 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जाने का बहुत अच्छा रुझान है अगले 3 साल में। और अगर ऐसा हो तो ये जो सेक्टर्स के आपने नाम लिए ये तो अच्छे करेंगे, पर इसके साथ में जो रिन्यूएबल रिलेटेड कैपिटल गुड्स हैं, जो आपके डेटा सेंटर रिलेटेड कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, जो इन थीम को में पार्टिसिपेट करते हो, वो भी अच्छा करेंगे। सो कहने का मतलब ब्रॉडर कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे एज ए सेगमेंट काफी भाता है आज के समय में फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट। ओके त्रिदीप जी, चलिए तो शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे लिए और इन सब सेक्टर्स पर बात करने के लिए। थोड़ा सा डिस्कशन को कट शॉर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में एक बड़ी डिक्लाइन अब वापस, और वीरू अब ये जो है ना, ये अब मुझे थोड़ा सा ट्रेंड डे का एक